Welcome to online platform of Agro Valley Institute Bhilwara. नमस्कार साथियों, मेरा नाम शैलेश सालवी है और मैं आप सभी का हमारी संस्थान एग्रो वैली इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी संस्थान का नाम है एग्रो वैली इंस्टीट्यूट। एग्रो से समझ में आता है कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर एक विषय यानी कि एक सब्जेक्ट लगता है जिसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। गॉट इट? तो इस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या देखते हैं, मतलब इस नाम को देख के हमें क्या पता चलता है? एनिमल से आपको पता लगता है कि पशु, जानवर, सही है। और हस्बेंड्री से हस्बैंड, पति, परमेश्वर, प्राणनाथ, यानी पशुओं के प्राणनाथ। चलिए, ये तो मजाक वाली बात हो गई। हस्बेंड्री का मतलब होता है, प्यारे साथियों, पालन। हस्बेंड्री का मतलब यहां है पालन से। अब पालन का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर हम सिर्फ पशुओं को पालेंगे, यानी किसान गाय रखता है, भैंस को पालता है, बकरी पालता है, भेड़ पालता है, ऊंट भी पालता है, ठीक है। और कोई जो शौकीन व्यक्ति होते हैं वो कुत्ता और बिल्ली भी पालते हैं, बिल्कुल सही। तो सिर्फ पालना, यानी कि सिर्फ पालना ही एनिमल हस्बेंड्री नहीं कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री का पूरा मतलब यह है कि पशुओं की देखभाल, उनके प्रजनन, उनसे उत्पन्न होने वाले उत्पाद, इन सभी की एक परफेक्ट तरीके से एक मैनेजमेंट करना, एक नियंत्रण करना, उसी को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। बस 4 शब्दों की डेफिनेशन है इसकी। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम देखते हैं पशुओं की प्रजनन, उन्हें पालना, उनकी देखभाल करना, उनके अंदर जो रोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट करना, ये सभी जो प्रोसेस है, जो भी प्रक्रियाएं हैं, ये हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर करते हैं। चलें आगे, चलो। एनिमल हस्बेंड्री का जो शब्द का जो अर्थ है वो हमने समझ लिया। अब साथियों, आपने देखा होगा अभी राजस्थान में एक विज्ञप्ति आई हुई है जिसका नाम है पशु परिचारक। कहीं कहीं इस परिचारक को परिचर भी बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में कहूं तो एनिमल अटेंडेंट, यानी एक तरीके से इसका रोल है पशुओं की देखभाल करना। यानी कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एनिमल हस्बेंड्री में, प्रजनन, उसकी देखभाल, उसके रोग और उनका जो ट्रीटमेंट है, उसके आहार की प्रक्रिया, ये सब जो भी है क्रियाएं हैं वो इन महाशय को करनी है। क्लियर है? तो राजस्थान के अंदर ये जो वैकेंसी निकली है, ये निकली है 6000 के आसपास। और जो इसकी योग्यता है, यानी कि वह लोग जो इसका फॉर्म फिल करके इसका एग्जाम फाइट कर सकते हैं, वो कौन है? वो है साहब हमारे 10th पास, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस वैकेंसी की 10th पास। उसके अलावा अगर आपके पास और अगर उपाधियां हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मिनिमम आपके पास 10th पास होनी चाहिए। गॉट इट? तो ये जो वैकेंसी है मेरे दोस्तों, इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से? एक तो हो गया पार्ट 1 और एक हो गया पार्ट 2। इन पार्ट से क्या समझते हैं?
पार्ट 1 जो है हमारा, उसके अंदर है एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, ठीक है। और पार्ट 2 है जो वो है जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। देखो भैया, आप राजस्थान की वैकेंसी को अगर आप फाइट करते हो तो ये निश्चित है कि आपको ये चीज़ तो यहाँ पर फेस करनी ही पड़ेगी। वो बात अलग है कि कहीं जो लोग होते हैं वो इस चीज़ का नाम पढ़ के एक उम्मीद खो देते हैं। तो उम्मीद हमें नहीं खोनी है। कैसे नहीं खोनी है? क्यों? आप एक चीज़ देखिए, अगर आप इसको जनरल नॉलेज, तो ये एक लंबा नाम हो गया, शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो इसे जीके। और जीके की यही खासियत है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रिक्स के माध्यम से आपने पढ़ा तो ये जीके कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जो जीके का जो वेटेज रहेगा आपका वो ज़्यादा नहीं है। यानी कि अगर आपको इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन मिले कुल, यानी कि टोटल क्वेश्चन नंबर है आपके 150, तो इसके अंदर आपको एनिमल हस्बेंड्री के 100 ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और रेस्ट ऑफ दी जो जीके के क्वेश्चन है वो हो गए हमारे 50। ज़्यादा वेटेज नहीं है। ज़्यादा वेटेज किसका है? एनिमल हस्बेंड्री का, बिल्कुल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पशु परिचारक, एनिमल अटेंडेंट, जब हमें वहाँ पर पशुओं की ही सेवा करनी है तो भैया यहाँ पर जीके का क्या रोल है? जीके क्या करेगी? जीके के अंदर जैसे आप महाराणा कुंभा पढ़ोगे, महाराणा सांगा पढ़ोगे, महाराणा प्रताप पढ़ोगे, तो अब आप वहाँ जाके एनिमल को ये बताओगे कि मैं महाराणा कुंभा सांगा वगैरह पढ़ के आया हूँ? नहीं ना। इसका मेजर जो फंडा है वो यही है मेरे दोस्तों, कि आप जिस राज्य की वैकेंसी को फाइट करने जा रहे हैं उसका अपने आप में काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है और काफ़ी गौरवान्वित इतिहास रहा है उसका। और दूसरी जो बात है इस जीके को अंदर डालने की वो ये है, कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ इस को देखते हैं और हमारे राज्य की जो संस्कृति है, जो इतिहास है, उसके बारे में अनजान रहते हैं। तो ये पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से बिलोंग करते हैं और मान लो आपको अगर इसकी पोस्टिंग मिल गई आपको जैसलमेर के अंदर, तो जैसलमेर के अंदर आप जब पोस्टिंग लेने जाओगे तो वहाँ का कुछ सिलसिला तो आपको मालूम होना चाहिए ना। इसीलिए ये जीके इसमें दी जाती है ताकि जो अननोन बच्चे हैं, जो किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और जहाँ किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके नौकरी करेंगे वहाँ पर, तो उन्हें उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। इस वजह से ये जीके इसमें डाली जाती है। चलो एक बार हम इस जीके को साइड में निकाल देते हैं, ठीक है। हमने पार्ट 2 को साइड में निकाल दिया, हम एक बार के लिए जीके भूल जाते हैं। हम बात करते हैं ओनली पार्ट 1 यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री अपने आप में ये एक दुनिया है। मैंने आपको इसकी परिभाषा जो बताई थी वो थी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं की बीमारियां, उनके रोग, उनके प्रजनन, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद, उनका पालन पोषण, इन सभी की देखभाल की जाती है, यानी इन सब का मैनेजमेंट किया जाता है। वही होता है पशुपालन। जी बिल्कुल। अब ये जो पशुपालन है यानी कि जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है सर, एनिमल हस्बेंड्री इसका एक फंडा है। इस पशुपालन के अंदर आपको कितने पशु पढ़ने हैं? इस पशुपालन के अंदर आपको पशु पढ़ने हैं, एक तो हो गई आपकी गाय, एक हो गई आपकी
भैंस, एक हो गई आपकी बकरी, एक हो गई आपकी भेड़, एक हो गया आपका ऊंट, ऊंट महाशय हो गए, एक आ जाएंगे आपका भैया घोड़ा, और रेस्ट ऑफ दी इसके अंदर अगर एक और लगता है तो वो है जी आपके सूअर। अब सूअर का क्या रोल होता है, तो भैया सूअर का भी अपने आप में रोल होता है। बात करें गोवंश की, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये एक ही कुल के हैं सारे, गोवंश से ही बिलोंग करते हैं। इन दोनों की आकृति यानी ये संरचना है, जो स्ट्रक्चर है इनका, बॉडी स्ट्रक्चर, वो लगभग सिमिलर रहता है। हाइट, वेट और जो इनकी चौड़ाई वगैरह होती है ये सब सिमिलर रहती है। इन दोनों की इनसे कम होती है, लेकिन अपने आप में अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये भी सिमिलर मिलेंगे बिल्कुल। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, तो इस एनिमल हस्बेंड्री में हमें इन पशुओं के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन को पढ़ना है हमें। क्लासिफिकेशन में आप क्या क्या देखेंगे इनके, भैया देखो क्लासिफिकेशन होता है वो कई तरह का होता है। आपने एक शब्द सुना होगा जुगाली। ये जुगाली क्या होता है? जुगाली भैया ये होता है कि पशु को जब चारा खिलाया जाता है या उसे जो भी आहार दिया जाता है तो वो उसे पहले खाता है, अपने पेट में चला जाता है, उसके पेट में चला जाता है, और फिर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि रात के वक्त वो पशु बैठ के कुछ ना कुछ चबाता रहता है। इस जुगाली शब्द को मेवाड़ी भाषा में यानी कि जो हमारे मेवाड़ डायनेस्टी है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, इस साइड में कहा जाता है वागोड़ना। क्या कहा जाता है? वागोड़ना। ये वागोड़ना जो होता है वो होता है भैया कि पशु रात को आराम से बैठ जाता है और उसे दिन में जो भी आहार दिया जाता है वो उसे वापस अपने पेट से बाहर लाता है, यानी कि अपने मुंह के अंदर लाता है, दोबारा चबाता है, उसके बाद चबा चबा कर वो अपने पेट में वापस भेज देता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब उसने दिन में खाना खा ही लिया था, जो भी उसे दिया है उसने खा लिया था, तो ये रात को वापस क्या प्रोसेस चल गया कि उसने उस खाने को वापस बाहर निकाला और उसे चबा के वापस अंदर गया। क्या हम कर सकते हैं ऐसा कि खाए हुए खाने को वापस दोबारा अपने मुंह में लाकर उसको चबाकर वापस अपने पेट में उतार दिया? उल्टी के अलावा ऐसी कौन सी प्रक्रिया है मानव शरीर के अंदर जिससे वो अपने पेट के अंदर का खाना, खाया हुआ खाना वापस बाहर निकाल सके? नहीं है ना। लेकिन इन पशुओं में ये चीज़ होती है। ये प्रकृति का नियम है, इनको प्रकृति की देन है। ये प्रकृति की देन क्यों है, आइए समझते हैं। एनिमल हस्बेंड्री की ये खास बात है कि बिना स्ट्रक्चर के यानी बिना डायग्राम के इससे समझना बड़ा ही जटिल होता है। तो चलिए डायग्राम देखते हैं।
आप एक तरीके से समझिए कि ये है हमारे पशु का पेट, ठीक है। ये पशु का पेट है जिसमें से ये हो गई है हमारी ऊसोफेगस यानी कि खाद्य नली का फूड पाइप जिसे कहते हैं। ये हो गई है हमारी फूड पाइप, जहाँ से हम आहार को ग्रहण करते हैं। वो आहार ग्रहण किया हमने, तो साथियों ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल बोर्ड है, इस वजह से इसे थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप गौर से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये 3D होता तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा देता। ये खाना यहाँ से होते हुए, यानी ये जो हिस्सा है इस पेट का, उसके पीछे जो नली है वहाँ से आती है और आकर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। कौन से भाग में? यहाँ पर, ठीक है। तो भैया ये जिस भाग में आके इकट्ठा होता है, तो पेट के उस भाग को हम कहते हैं र्यूमेन। क्या कहते हैं साथियों? र्यूमेन। इस संरचना, इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो पशुओं का वर्गीकरण किया गया है, उनकी पेट की संरचना, उनकी पेट के आकृति के हिसाब से वो 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में साथियों? 3 भागों में। यानी कि मैं लिखूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग या फिर बेस्ड ऑन देयर स्टमक। ये कहना सही रहेगा कि उनके पेट की संरचना के आधार पर या पेट के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने भाग होते हैं साथियों? 3 भाग। कौन कौन से होते हैं? एक जो होते हैं भैया वो होते हैं हमारे रोमंथी। रोमंथी, रोमंथी यानी जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले। इंग्लिश में इसे कहते हैं र्यूमिनेंट। क्या कहते हैं? र्यूमिनेंट। एक जो होते हैं हमारे वो होते हैं अरोमंथी। हिंदी में लिख देते हैं यहां पर अरोमंथी, यानी कि नॉन र्यूमिनेंट। जैसे कि अगर र्यूमिनेंट जुगाली कर रहा है तो नॉन र्यूमिनेंट जाहिर सी बात है जुगाली नहीं करेगा, है ना। जुगाली ना करने वाले। क्लियर है? और जो तीसरे महाशय जो हमारे आते हैं वो होते हैं भैया स्यूडो रोमंथी, यानी कि स्यूडो र्यूमिनेंट। ये क्या होता है? ये स्यूडो र्यूमिनेंट क्या होता है? एक जुगाली कर रहा है, एक ना कर रहा है, तो भैया ये स्यूडो र्यूमिनेंट क्या करेगा? प्रश्न उठता है, स्यूडो र्यूमिनेंट क्या करेगा? ये भी हम देखते हैं कि स्यूडो र्यूमिनेंट क्या होता है। तो बच्चों, ये जो रोमंथी या फिर र्यूमिनेंट टाइप के जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, इनका पेट 4 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 4 भागों में। यानी कि जो हमारे र्यूमिनेंट होते हैं उनका पेट या फिर उनका आमाशय 4 भागों में विभाजित होगा। अब बात करें हम अरोमंथी यानी नॉन र्यूमिनेंट की, जुगाली ना करने वालों की, तो इनका पेट होता है, यानी कि नॉन र्यूमिनेंट जो होते हैं उनका पेट होता है 1 भाग में विभाजित, ठीक है।
अब हम हमारे महाशय साहब को लेते हैं। तो महाशय साहब कहते हैं कि मैंने अपने पेट को सिर्फ 3 भागों में विभाजित कर रखा है। स्यूडो, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, स्यूडो रूमिनेंट, इनका पेट जो यानी आमाशय होता है वो होता है 3 भाग में विभाजित। ये आपने देख लिया है। अब हम इस संरचना की ओर चलते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे ये मिटाना पड़ रहा है। अगर आप इसे कॉपी में उतारना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में उतार सकते हैं। तो भैया हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पशु ने जो भी खाना खाया है यानी जो भी आहार लिया है वो उसके पेट में फूड पाइप से होता होता आता है रूमेन के अंदर। ठीक है, ये पेट में यहाँ स्थित होता है और इसे बोलते हैं बिगेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक, यानी कि पशुओं के पेट का सबसे बड़ा भाग, प्लस इसे कहते हैं स्टोरेज हाउस, भंडार गृह, स्टोरेज, यानी कि अनाज का भंडार करने वाला। ठीक है सर। अब ये खाना जो भी पशुओं ने आहार लिया है वो यहां आके इकट्ठा हो गया है। अब दिन में जब आपने पशुओं को चारा खिलाया, आहार दिया, उसने खा लिया, अब रात को बैठेगा वो जुगाली करने के लिए। ये जो भी यहाँ पर अनाज यहाँ पर एकत्र हुआ पड़ा है यानी कि इसके भंडार गृह में जो पड़ा हुआ है वो यहाँ से वापस उल्टे रास्ते जाकर उसके मुंह के अंदर जाएगा और उसे वो अपने मुंह में लाकर दोबारा चबाएगा, उसे चबाएगा चबाएगा चबाएगा। वो कंप्लीट चबाने के बाद यानी पूर्ण रूप से उसे बारीक करने के बाद वो उसको अपने इस भाग में भेज देगा। कौन से भाग में? इस भाग में। और इस भाग को हम कहते हैं साथियों, इस भाग को हम कहते हैं रेटिकुलम। साथियों आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि मैंने जब ये संरचना बनाई है तब मैंने इसे खाली छोड़ा है, इसे खाली छोड़ा है और इसे भी खाली छोड़ा था। ये जो डॉट्स मैंने अंदर बनाए हैं, गोले बनाए हैं, ये आहार के रूप में आपको, लेकिन इस संरचना को मैंने एक जालीदार बनाया है, जालीदार शेप दी इसे। क्यों? इसको जालीदार शेप देने का मेरा सीधा सा मतलब यही है क्योंकि ये जो संरचना होती है पशुओं के पेट में, ये होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान। कैसी साथियों? मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। और मधुमक्खी के छत्ते को आपने देखा होगा कि वो काफ़ी खुरदरा टाइप का होता है और इस भाग का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है पशु के पेट में। यानी कि पशु जब दोबारा खाना चबा के अपने इस भाग में भेजेगा यानी कि रेटिकुलम में भेजेगा तो वो खाना यहाँ पर आकर और पिसाएगा। यानी कि अगर आसान भाषा में मैं कहूँ तो ये पशु के पेट में चलने वाली एक प्राकृतिक चक्की है। चक्की समझ लो ना, आटा पीसने वाली, ये एक चक्की है। यानी जो चबाए हुए खाने को और बारीक कर देती है, बहुत ही महीन कर देती है। क्यों? क्या उसने अपने मुंह में सही से नहीं चबाया था तो इसकी जरूरत पड़ी? दोस्तों इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने देखा होगा कि हम तो हैं मनुष्य, हम जब भी अपने खाने को खाते हैं तो चबाते वक्त अगर हमारे मुंह में गलती से कंकड़ आ जाता है तो हम उसे निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जितना साफ सुथरा हम खाते हैं क्या उतना साफ सुथरा पशु खाते हैं? नहीं ना, उनको तो जैसा मिलता है वो खा लेते हैं।
उनके लिए क्या साफ़ सफाई तो हमें चाहिए होती है। उन्हें जैसा देते हैं खा लेते हैं, उसमें कंकर चला जाता है। तो हमारे इस भाग का काम ही यही है कि अगर गलती से पशु के आहार में कोई कंकड़ आ गया तो ये भाग इतना सख्त होता है अंदर कि उस कंकर को पीस पीस कर उसका पाउडर बना देता है। ठीक है, तो इस भाग में आहार का और अच्छे से पाचन हो जाता है, यानी कि वो और बारीक हो जाता है। ठीक है, यहां से वो आहार जाता है इस भाग में, और इस भाग को हम कहते हैं सर अपने ओमेजम। क्या कहते हैं? ओमेजम। और इस भाग का अपने आप में कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका। प्रकृति ने क्यों बनाया इसे ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन इस भाग का कोई रोल नहीं है। बस एक है कि इसके अंदर इस भाग में वॉलेटाइल फैटी एसिड रिलीज होता है जो आहार होता है उसे गला देता है, यानी कि एक पाचन क्रिया में सहायक होता है। बाकी इसका कोई मेजर रोल नहीं है। जिस तरह ये इसका भंडार कर रहा है यानी स्टोरेज कर रहा है आहार का, ये आहार को बारीक कर रहा है, उन दोनों की अपेक्षा इसका इतना मेजर रोल नहीं है। और भैया उसके बाद ये जो आहार है वो यहाँ से होता हुआ इस भाग में आता है, और इस भाग को हम कहते हैं एबोमेजम, और इसी को कहते हैं ट्रू स्टमक, यानी कि सत्य आमाशय। क्या कहते हैं साथियों? सत्य आमाशय। जो भी डाइजेशन की प्रोसेस है यानी कि पाचन की जो भी क्रियाएं हैं वो सभी इसी भाग में होती है। आहार से क्या निकालना है? पशु को प्रोटीन की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है, एनी ऑफ मिनरल्स, यानी किसी भी पोषक तत्व की ज़रूरत है, वो सब कहाँ निचोड़ेगी? यहाँ पर। ये भाग उन सब का निचोड़ कर निकाल लेगा, अपने काम की चीज़ ले लेगा, और रेस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर चला जाएगा, और फिर यहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ते होते 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 सुबह की पहली फ्लाइट से बाहर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों रूमिनेंट टाइप के पशु का पेट, यानी कि आमाशय, जिनका पेट 4 भागों में विभाजित होता है। और वो 4 भाग कौन कौन से थे? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एट लास्ट एबोमेजम। क्लियर है? चलो, अब बच्चों हम बात करते हैं नॉन रूमिनेंट एनिमल की, जिनका पेट एक भाग में विभाजित होता है। आपने बचपन में देखा होगा जो हम मनुष्यों का पाचन तंत्र होता है, इसी प्रकार का होता है ना। यहाँ पर हमारा लीवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर टाइप आ जाता है, और यहाँ पर हमारा वो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज आ जाता है ना। तो भैया हमारा भी पेट एक ही होता है, एक ही भाग में विभाजित होता है। हम यहाँ से खाना खाते हैं, वो उसे फेंके यानी कि इस खाद्य नलिका द्वारा आता यहाँ इकट्ठा होता है, और यहीं पेट में लीवर द्वारा और पैनक्रियाज द्वारा यानी पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस आते हैं, अलग अलग प्रकार के रस आते हैं जो हमारे खाद्य को पचाने चलते हैं। वैसे देखा जाए तो जो खाना होता है जो हम खाते हैं वो मुंह में ही पचना जाना, यानी खाने का डाइजेशन होता है वो मुंह से ही चालू हो जाता है।
क्यों? खाना चबाते वक्त हमारे मसूड़ों के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा रिलीज करते हैं, जहाँ से खाना गलना चालू हो जाता है। रेस्ट ऑफ दी जो भी मिनरल्स, पोषक तत्व जो हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं, उन सब का तोड़ यहाँ होता है। एंजाइम से भी यहाँ टूटते हैं, उसके बाद हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो वाया आउट। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप बचपन से देखते आए हो। जिस तरह आपने ये देखा है हमारे इंसानों का पाचन तंत्र, उसी हिसाब से जो नॉन रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनका भी पाचन तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि उनका भी पेट एक भाग में डिवाइड होता है। कुछ इस प्रकार से होता है उनका। और यहाँ पर उनका लिवर होता है और इस टाइप के वहाँ पे उनके गॉल ब्लैडर वगैरह होते हैं। इस टाइप से होता है उनका स्ट्रक्चर। यहाँ से आहार लेगा पशु, वो यहाँ जाएगा और यहीं उनका पाचन होगा और यहाँ से वो वेस्टेज के रूप में आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉन रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं उनका जो आमाशय होता है वो सिर्फ एक भाग में ही विभाजित होता है और इस आमाशय का कोई नाम नहीं होता, अपने आप में ये स्टमक ही कहलाता है। क्लियर है? अब बच्चे हम बात करते हैं स्यूडो रूमिनेंट की। इनका इन तीनों में अपने आप में एक अलग ही रोल है, इनका रुतबा अलग है। ये थोड़े रुतबेदार व्यक्ति हैं। आइए देखते हैं इनका रुतबा कितना है। जो स्यूडो रूमिनेंट होते हैं उनका जो पेट होता है वो बिल्कुल रूमिनेंट टाइप का ही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बस 3 भाग में ही विभाजित होता है। ठीक है, सबका अपना अपना वही रोल है जो मैंने आपको रूमिनेंट के अंदर बताया था कि एक का काम है स्टोर करना, एक का काम है चक्की चलाना, एक का काम है कुछ नहीं करना और दूसरे का काम है संपूर्ण रूप से पाचन करना और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। लेकिन इस महाशय के पेट में सिर्फ 3 भाग होते हैं, तो कौन सा भाग मिसिंग है? 4 में से अब 3 बचे, तो कोई ना कोई तो भाग मिसिंग होगा। देखते हैं। पशु ने आहार किया। अब भैया देखो, रूमिनेंट है तो जुगाली करता है, सही बात। तो जुगाली करता है तो इसका मतलब रूमेन होना पॉसिबल है। कौन सा भाग पॉसिबल है? रूमेन, जहां पर आहार एकत्रित होता है ना। ये वापस इसके मुंह में जाएगा, ये उसको दोबारा चबाएगा ना, वापस किस में डालेगा? प्रकृति की देन, जाली, चक्की, यहां पर वो और महीन हो जाएगा। कंप्लीट है। और यहां से वो इस भाग में आएगा, यानी कि रूमेन है, रेटिकुलम है, तो कौन सा भाग नहीं है? मैंने आपको रूमेन में बताया था कि एक भाग है जिसका अपने आप में कोई रोल नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, और एक है जो आहार को पचाता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा भाग मिसिंग होगा इसमें। जी दोस्तों, आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हैं। इसमें जो एब्सेंट भाग है वो होता है ओमेजम, जो पशुओं के पेट में, जो स्यूडो रूमिनेंट नाम के पशु के पेट में एब्सेंट रहता है, और जो प्रेजेंट रहता है वो है एबोमेजम, यानी कि सत्य आमाशय। वही प्रोसेस होगी इसके अंदर भी। पशु आहार ग्रहण करेगा, उसके भंडार गृह में आएगा, भंडार गृह से वो दोबारा उसके मुंह में जाएगा, पशु उसे दोबारा चबाएगा, चबाकर वो उसे अपने रेटिकुलम में डालेगा जहां वह और महीन हो जाएगा, वहां से वो एबोमेजम के अंदर जाएगा जिसे सत्यामाशय कहते हैं। यहीं पे पूरी पाचन क्रिया शुरू होगी और यहां से वो खाना आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूं, तो कौन सा रूमिनेंट है, कौन सा नॉन रूमिनेंट है और कौन सा स्यूडो रूमिनेंट है। तो भैया जो रूमिनेंट हमारे पशु हैं, यानी कि जुगाली करने वाले, हिंदी में कहूँ तो रोमन थी,
वो है कैटल यानी कि गाय, बफेलो यानी भैंस, गॉट शिप यानी बकरी और भेड़। ये हो गए रूमिनेंट के, यानी जो जुगाली करते हैं। और जो नॉन रूमिनेंट है, नॉन रूमिनेंट उनके एग्जाम्पल है डॉग, हॉर्स और एक्स्ट्रा में कैट। ठीक है। रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट। रूमिनेंट का पेट 4 भागों में डिवाइड होता है, नॉन रूमिनेंट का सिंगल भाग में। जिनका पेट 4 भागों में डिवाइड होता है वो है गाय, भैंस, बकरी और भेड़। और जिनका पेट सिर्फ एक भाग में विभाजित होता है, जो नॉन रूमिनेंट है, वो है कुत्ता, घोड़ा और बिल्ली। अब सवाल उठता है कि स्यूडो रूमिनेंट, इन महाशय का क्या अर्थ है? तो आइए देखते हैं ये स्यूडो रूमिनेंट कौन से जानवर है। तो भैया ये स्यूडो रूमिनेंट, इसमें सिर्फ एक पशु आता है, सिर्फ एक, वो अपवाद है। और वो अपवाद है हमारे रेगिस्तान का जहाज कैमल, यानी कि ऊंट। तो स्यूडो रूमिनेंट जिसका पेट सिर्फ 3 भागों में विभाजित होता है, वो किस पशुओं में पाया जाता है? एकमात्र ऊंट के अंदर। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारी क्लास को आज यहीं इतिश्री करते हैं। धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को, एग्रो वैली इंस्टीट्यूट।